हमने पिछले वीडियो में पदार्थ क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, उनके प्रकार और उनमें अलग अलग व्यवस्थाओं को देखा था और पदार्थ पर तापमान एवं दाब का परिवर्तन शार्ट में अध्ययन किया था। आज हम पदार्थ की अवस्थाओं में तापमान और दाब क्या प्रभाव डालता है, इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगला देखिए बेटा, तापमान परिवर्तन के प्रभाव। कौन कौन से प्रभाव हैं? पहला है गलनांक बिंदु, दूसरा है क्वथनांक बिंदु, तीसरा है ऊर्ध्वपातन निक्षेपण। हम पहले बात करेंगे गलनांक बिंदु की कि किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। बच्चों, अलग अलग द्रव का गलनांक बिंदु अलग अलग होता है। कोई कम तापमान पर द्रव अवस्था में आ जाता है, कोई अधिक तापमान लेता है। तो हर पदार्थ का, हर द्रव का एक निश्चित तापमान में वह पिघलता है, उसे उसका गलनांक बिंदु कहते हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। देखिए, बीकर में बर्फ लिया गया है, उसमें एक लोहे की छड़ी रॉड डाल दी गई है, उसमें एक थर्मामीटर स्टैंड से बांधा गया है, नीचे एक बर्नर लिया गया है। बच्चों, हम बर्नर को शुरू कर देंगे, उससे बर्फ़ को ऊष्मा प्राप्त होगी और हम लगातार तापमापी को देखते रहेंगे। हम देखते हैं कि थर्मामीटर में तापमान नहीं बदलता, उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि जितनी भी ऊष्मा दी जा रही है बर्फ़ को, वह सारी ऊष्मा पदार्थ की अवस्था को बदलने में वह खर्च कर रहा है। तो अब इसको हम बोलते हैं संगलन की गुप्त प्रसुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, वायुमंडलीय दाब कौन सा दाब बच्चों? जो हमारे आसपास जो वायु का दाब है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, इसको बार बार पढ़ेंगे तब समझेगा आपको। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। प्रभाव है तापमान परिवर्तन का क्वथनांक बिंदु। हम देखते हैं बच्चों की अलग अलग द्रव अलग अलग तापमान पर उबलना प्रारंभ करते हैं। तो किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। क्या मतलब है? जिस ताप पर वह द्रव उबलने लगता है, वह उस द्रव का क्वथनांक बिंदु कहलाता है। इसके लिए भी एक क्रियाकलाप करेंगे। एक बीकर में पानी लेंगे, उसमें थर्मामीटर डाल देंगे पहले की भांति, और एक लोहे की रॉड, नीचे स्प्रिट लैंप, उसको चालू कर देंगे। जैसे ही पानी को ऊष्मा मिलेगी, वो गर्म होना प्रारंभ हो जाएगा और एक निश्चित ताप पर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगेगा। ये तो उसका क्वथनांक बिंदु हो गया बच्चों। अब सवाल ये उठता है कि थर्मामीटर में और ताप क्यों नहीं बढ़ता? वो बहुत देर तक, जब तक पूरा पानी भाप में नहीं बदल जाता, उसका ताप 100 डिग्री सेल्सियस पर ही स्थिर रहता है। तो इतनी ऊष्मा हम नीचे से दे रहे हैं स्प्रिट लैंप के द्वारा, वो ऊष्मा कहाँ जा रही है? तो यहाँ उत्तर ये है बच्चों कि वह सारी ऊष्मा पदार्थ की अवस्था को बदलने में खर्च हो रही है। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का परिभाषा देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। फिर से, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तापमान परिवर्तन का अगला प्रभाव है बच्चों ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या है? आपने
हमेशा देखा होगा कि किसी भी पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो पहले ठोस से द्रव में आता है, उसके बाद द्रव अवस्था से गैस अवस्था में आता है। ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन बच्चों, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो द्रव अवस्था से बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? ऊर्ध्वपातन। फिर से समझेंगे कि पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में नहीं बदलता, सीधे गैस में परिवर्तित होता है, यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। छात्रों, इसी की विपरीत प्रक्रिया है निक्षेपण। अब गैस से हमने देखा है सामान्यतः है कि गैस से पदार्थ द्रव अवस्था में आते हैं, उसके बाद ठोस अवस्था में। लेकिन निक्षेपण में देखिए, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। इसको भी हम एक क्रियाकलाप से समझेंगे। एक पोर्सिलीन की प्याली लेंगे, उसमें अमोनियम क्लोराइड रख देंगे और उसके ऊपर एक कांच की फनल कीप उल्टी रख देंगे और उसके ऊपर एक कार्टन कपास लगा देंगे। नीचे से स्प्रिट लैंप चालू करेंगे, ऊष्मा प्राप्त होगी। हम देखते हैं कि अमोनियम क्लोराइड सीधे द्रव में ना बदल के भाप में बदलता है और कीप के किनारे में जाके एकत्र हो जाता। अब एकत्र कैसे होता है? वो गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया। जैसे ही हम बर्नर बंद कर देते हैं तो वो गैस ठंडी होकर द्रव में ना बदल के सीधे ठोस में बदल जाती है और हमें अमोनियम क्लोराइड पुनः फिर कपल जो है फनल है उसके किनारे पर प्राप्त हो जाती है। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं बच्चों जिसमें ये प्रक्रिया होती है ऊर्ध्वपातन उत्क्षेपण की? अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नैप्थलीन की गोलियाँ। हम कपड़ों में नैप्थलीन की गोलियाँ रखते हैं तो उसमें बड़ी खुशबू आती है क्योंकि वो सीधे द्रव में बदले बिना वाष्पित होती रहती है और हमारे कपड़ों को कीटाणुओं से मुक्त रखती है। कपूर हम जलाते हैं घर में तो वो सीधे द्रव में ना बदल के सीधे गैस अवस्था में बदलता है। अब हम देखेंगे बच्चों ताप परिवर्तन के प्रभाव। यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। इसका उदाहरण हमारे घरों में है एलपीजी। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या हिंदी में बोलेंगे तरल पेट्रोलियम गैस। बच्चों, हम उसको गैस भी बोल रहे हैं और तरल भी बोल रहे हैं। क्यों ऐसा? तो उसमें दाब परिवर्तन का प्रभाव हुआ है। सिलेंडर में गैस भरी गई, फिर उसको संपीड़ित किया गया, इतना दबाया गया कि वह द्रव अवस्था में बदल गई। फिर हम घरों में ले आते हैं, जैसे ही उसके सिलेंडर में नाप खोलते हैं हम तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, दाब कम हो जाता है, फिर वह गैस रूप में निकलती है और हमारे बर्नर में जलती है। तो बच्चों, दाब बढ़ाने से कण नज़दीक आ जाते हैं तो वो द्रव अवस्था में आ जाते हैं और दबाव तो वह ठोस अवस्था में आ जाते हैं। इसका उदाहरण है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ। लेकिन जब दाब घटाया जाता है तो कण पुनः दूर दूर हो जाते हैं तो ठोस से द्रव में और द्रव से पुनः गैस अवस्था में आ सकते हैं। तो ये दाब परिवर्तन करके हम पदार्थ की अवस्थाओं को बदल सकते हैं। ठोस से द्रव, द्रव से गैस और उल्टा इसका गैस से द्रव और द्रव से ठोस। अब बच्चों, अवस्था परिवर्तन को हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले द्रव को देखिए। द्रव जब ठोस में बदलता है, द्रव जब ठोस में बदलता है तो उसे कहते हैं जमना। द्रव जब ठोस में बदलता है तो उसे कहते हैं जमना। ठोस सीधे गैस में बदलता है तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन और गैस जब द्रव में बदलती है तो उसे कहते हैं संघनन। और देखिए, अब इसका उल्टा, जब द्रव गैस में बदलती है तो उसको बाष्पीकरण बोलते हैं बच्चों। गैस जब ठोस में बदलता है तो उसे निक्षेपण कहते हैं और ठोस जब द्रव में बदलता है तो उसे संघनन कहते हैं। ये 6 जो हमने पढ़ी चीज़ें वो आपको इसी चार्ट में पूरी दिख रही हैं। बाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण, जमना और संघनन।
सारी क्रियाएं एक दूसरे के विपरीत हैं और आपको समझने के लिए ये चार्ट बहुत अच्छा है। यदि आप इसको एक बार समझ लेंगे और सारी परिभाषाएं याद कर देंगे तो आपको अवस्था परिवर्तन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों हम देखेंगे कि वाष्पीकरण क्या है। हमने बात करी वाष्पीकरण की अभी। तो वाष्पीकरण है क्या? यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि क्वथनांक और वाष्पीकरण में क्या अंतर है? तो बच्चों, क्वथनांक एक निश्चित ताप पर होता है। किसी भी द्रव का निश्चित ताप पर भाप में बदलना क्या कहलाता है? क्वथनांक। लेकिन वाष्पीकरण की क्रिया किसी भी ताप पर हो सकती है। फिर से देखेंगे परिभाषा। सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। इसको हम एक प्रयोग द्वारा समझ सकते हैं बच्चों। एक कांच की गिलास में आप पानी रखें, उसकी सतह को नोट कर दें या एक पेन के द्वारा निशान लगा दें स्केच पेन से, उसको पूरे दिन रखे रहने दें खुला। आप दूसरे दिन देखेंगे कि पानी की सतह में थोड़ी कमी आ गई है। ये अलग अलग समय में अलग अलग सतह में कमी आएगी बच्चों। गर्मी में आप रखोगे गिलास में पानी भर के, ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, ठंड में थोड़ा कम होगा और बरसात में बहुत कम होगा। इसके क्या कारण हैं? तो इसके कारक हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल, यदि ज़्यादा क्षेत्रफल रहेगा, हमने पहले ही कहा है सतह पर होने वाली प्रक्रिया है वाष्पीकरण। सतह ज़्यादा होगी वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, सतह कम होगी वाष्पीकरण कम होगा। इसलिए जब हम कप में चाय लेते हैं तो जल्दी ठंडी नहीं होती क्योंकि वाष्पीकरण की दर धीमी होती है। यदि हम उसी चाय को प्लेट में डाल लेते हैं तो जल्दी वाष्पीकरण हो जाता है क्षेत्रफल बढ़ने के कारण और चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। दूसरा है बच्चों कारक तापमान। तापमान ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण कम होगा। गर्मियों में वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, ठंड में उससे कम और बरसात में और भी कम। आर्द्रता भी वाष्पीकरण को प्रभावित करती है बच्चों। यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा कम होगी तो वाष्पीकरण अधिक होगा, यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण कम होगा। इसलिए बरसात में कपड़े जल्दी नहीं सूखते और गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं। चौथा कारक है बच्चों वायु की गति। वायु गति तेज होगी तो वाष्पीकरण की क्रिया भी तेज होगी। यदि वायु मंद रहेगी तो वाष्पीकरण की क्रिया कम रहेगी। बरसात के दिनों में हमारे कपड़े नहीं सूखते तो हम कमरों में तार बांध के कपड़े डाल देते हैं और फैन चालू कर देते हैं। तो वायु गति से कण वाष्प बन जाते हैं जल के और हमारे कपड़े सूख जाते हैं। हमने देखा बच्चों वाष्पीकरण क्या है और उसको प्रभावित करने वाले कारक। अब हम देखेंगे बच्चों वाष्पीकरण से शीतलता। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाता है। इससे हम समझेंगे उदाहरण के द्वारा। अपनी हथेली में हम एसीटोन डालेंगे बच्चों तो हम देखते हैं कि वो तुरंत वाष्पीकृत हो जाता है और हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। तुरंत हमको ठंडक महसूस होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमने डाला एसीटोन तो उसने वो तुरंत वाष्पीकृत हो गया और वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। उसने ऊष्मा कहाँ से ली? हमारी हथेली से। तो हमारी हथेली कैसी लग रही है? हमको ठंडक महसूस हो रही है। बच्चों एक और उदाहरण से देखेंगे हम। एक तवा है, आप सबके घरों में रहता है। इसको हम गैस में गर्म करेंगे थोड़ी देर, गैस बंद कर देंगे, इसमें पानी के छींटे मारेंगे तो हम देखते हैं कि पानी तुरंत भाप में बदल जाता है। तुरंत भाप में कैसे बदला बच्चों? उसमें वाष्पीकरण की क्रिया हुई। उसको ताप कहाँ से प्राप्त हुआ? तवे से। अब तवे से उसने ऊष्मा ले ली तो तवा क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। तो वाष्पीकरण के से शीतलता के और भी उदाहरण है बच्चों। गर्मियों के दिनों में हम मटके में पानी भरते हैं, मटके में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उससे वाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है और मटके का पानी शीतल बना रहता है। शीतलक भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। वो गर्मियों में हमें ठंडी हवा प्रदान करता है। तो बच्चों आज हमने इस सेकंड पार्ट में हमारे आसपास के पदार्थ पूरा पढ़ लिया
पदार्थ की अवस्थाएं, तापमान का प्रभाव, दाब का प्रभाव, वाष्पीकरण से शीतलता, पूरा अध्ययन कर लिया है बच्चों। आप इसके पाठ के पीछे के पूरे प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। यदि कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछेंगे, मैं तुरंत आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। धन्यवाद।